अभी तक इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने ये देखा है कि कैसे कैसे मतलब कैसे जो अर्ली मैन थे वो यहाँ वहाँ घूमते थे, उनके घूमने का रीज़न क्या था, क्यों वो एक जगह पर नहीं ठहर पाते थे, और आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या चीज़ें मिली हैं जिनकी वजह से ये पता चलता है कि पहले के लोग कैसे हुआ करते थे। फिर साइट्स क्या होता है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होता है यूनेस्को के द्वारा जो बताया जाता है कि ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब उसका देख रेख अब इंटरनेशनली तरीके से होगा, इंटरनेशनली टीम जो है वो करेगी, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करेगी। तो वहाँ तक हमने देख लिया है, प्लस कुछ साइट्स के बारे में भी हमने पढ़ा है, जैसे हंस की कुरनूल केव्स हो गया, भीमबेटका हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब बारी आती है स्टोन एज की। स्टोन एज जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है, जहाँ पे क्या है कि स्टोन एज मतलब क्या हुआ, वो एरा, वो ज़माना जिस समय पत्थरों से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा हुआ करती थी। जैसे कि पत्थर जो है वो बहुत सारे पत्थर, जैसे केव्स टाइप का अगर है तो उसमें लोग रहने खाने पीने, मतलब वहाँ पे रह के खाने पीने इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम करके गैदर करके रखते थे। दूसरी चीज़ पत्थर ही थे जिनसे फ्रूट्स हुआ, प्लांट्स हुआ, वो चॉप करते थे, मीट को चॉप करते थे। पत्थर है जिसको लकड़ी में लगा के एरो की तरह यूज़ करके शिकार किया करते थे। तो स्टोन का एक बहुत बड़ा रोल था पहले के टाइम पे, तो इसलिए वो सबको स्टोन एज ही कहते हैं कि उसी का ज़माना था सिर्फ। बाद में धीरे धीरे चीज़ें जो है वो आगे बढ़ी। तो ये जो स्टोन एज है हमारा, वो 2 मिलियन साल पहले की हम बात कर रहे हैं, वहाँ से शुरू होता है हमारा स्टोन एज। जब ह्यूमंस आए तो ये पूरे स्टोरेज को 3 भाग में बांटा गया है, जो है कि 2 मिलियन साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक के बीच का जो एज है वो होता है स्टोन एज। वो जो समय है उसे हम कहते हैं पैलियोलिथिक स्टोन एज। पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है? पैलियो मतलब होता है पुराना, ओल्ड। लीथो मतलब, लीथोस मतलब होता है स्टोन। तो यहाँ पे जो भी लिथ है दैट मीन स्टोन। तो पैलियोलिथिक का क्या मतलब हुआ कि 2 मिलियन साल पुराने से लेकर 12,000 साल पहले तक की बात कर रहे हैं। ये क्यों इतना बड़ा टाइम जो है इसके अंतर में इसके अंतराल लिया गया है, वो इसलिए क्योंकि लगभग इस बीच में चीज़ें एक जैसी ही थी। कोई नए तरह का डेवलपमेंट नहीं, सारे मतलब पैदा हुए जैसे ह्यूमंस वैसे ही बस घूम रहे हैं, जो जानवर मिला उसे खा रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। मतलब कोई सिविलाइजेशन नहीं, कोई थॉट नहीं, कोई नया तरीके का डेवलपमेंट करने का कोई सोच नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ह्यूमन ब्रेन ऐसा कुछ डेवलप नहीं हुआ था। तो ये जो एरा था उसे हम कहते थे पैलियोलिथिक एज। ये सबसे बड़ा, यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि 2 मिलियन से 12,000 साल पहले। तो सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन का जो हिस्ट्री है वो इसी पैलियोलिथिक एज में ही लाई करता है। मतलब ये पूरे टाइम का 99% कवर करता है। फिर बारी आती है मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक क्या होता है? बीच का एरा। मीजो मतलब बीच में, लिथ मतलब स्टोन, बीच के एरा का जो स्टोन एज था वो। अब इसमें क्या है हमारा कि 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के बीच का जो टाइम था उसे हम मीजोलिथिक एज कहते हैं। ये वो समय था जब इन्वायरमेंट चेंज हुआ। दैट मीन्स 12,000 साल पहले, उसके पहले तक सब समय एक जैसा था लगभग, लेकिन 12,000 साल पहले एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हुआ, जिसका मतलब ये हो ग्लोबली जो अर्थ है, ग्लोबली जो मतलब हमारा इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा और वार्म हुआ, थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए, वो हम पढ़ेंगे मीजोलिथिक एज में। तो फिर आता है हमारा माइक्रोलिथ। फाउंड इस एज में माइक्रोलिथ खोजा गया था। माइक्रो मतलब छोटे, लिथ मतलब स्टोन, छोटे छोटे स्टोन पाए गए थे जिनका यूज भी आगे हम बताएंगे। और नियोलिथिक क्या होता है? नियोलिथिक होता है कि 10,000 साल पहले के बाद से जो भी हमारा टाइम हुआ, जिस समय ह्यूमन का हिस्ट्री बताया जाता है, वो हमारा था नियोलिथिक एज में। नियो मीन्स होता है न्यू, और लिथ मतलब स्टोन। तो नियोलिथिक इसके अंदर में लाई करता है। मीजोलिथिक एज में ही एक और चीज़ मिली, उस समय के टाइम का एक और चीज़ मिला है जिसको कहते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब होता है ऑब्वियसली छोटा, और लिथ मतलब होता है स्टोन। तो छोटे छोटे स्टोन जो है वो मीजोलिथिक एज में मिलना शुरू हुआ। और वहाँ पे क्या हुआ, उनको जैसे ऑब्वियसली बड़े पत्थर तो कोई वुड पे या बोन पे बांध के तीर धनुष टाइप का तो बना नहीं सकता है। तो छोटे छोटे पत्थर वहाँ पे माइक्रोलिथ मिलना शुरू हुए, जो एक दूसरे से टकरा के छोटे हुए। तो नए तरह के रॉक्स मिलना शुरू हुए, और उस समय लोगों का दिमाग काम किया कि क्यों ना इस स्टोन को हम किसी औजार के रूप में यूज़ करें, यानी कि किसी वुड पे फंसाए और उसको तीर की तरह यूज़ करें। तो
इस तरीके से माइक्रोलिथ जो है उसकी शुरुआत हुई मीजोलिथिक एज में। फिर बारी आती है चेंजिंग इन्वायरमेंट। चेंजिंग इन्वायरमेंट में क्या हुआ, जो अभी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, उसमें ये हुआ कि अराउंड 12,000 साल पहले कुछ डेवलपमेंट हुआ, जिससे जब से मीजोलिथिक एज शुरू होता है, क्योंकि उसके पहले तक तो लगभग सब कुछ सिनोनिमस था, कोई सारी चीज़ें, सारी लाइफ एक जैसी चल रही थी। लेकिन 12,000 साल पहले क्या हुआ, अचानक से मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के क्लाइमेट में, जलवायु मतलब ग्लोबली थोड़ा सा चेंजेस हुआ विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। उसके बाद क्या हुआ, चेंजेस में क्या हुआ कि रिलेटिवली थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट था, यहाँ का जो क्लाइमेट था वो ठंडा था, उससे थोड़ा सा वार्म हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड्स। फिर शुरू हुआ ग्रासलैंड, मतलब वैसे जगह जहाँ पे घास वगैरह उगना शुरू हुई। इससे क्या हुआ, घास जब उगना शुरू हुए तो बहुत सारे जो घास पे हार्बीवोरस जो एनिमल्स है, जैसे कि डियर, एंटीलोप, जो गोट, शीप, ये सारे जो एनिमल्स हैं जो कि घास पे ही फिलहाल हम देखते हैं कि सरवाइव करते हैं, घास खाते हैं, इन लोगों का डेवलपमेंट, ये लोग बढ़ने लगे, इंक्रीमेंट होना शुरू हुआ इन लोगों की, ऐसे ऑर्गेनिज्म का इंक्रीमेंट हुआ। तो फिर क्या हुआ कि, और हम जो है ऑब्वियसली मीट जो है इन जानवरों का ज़्यादा खाते हैं, इनका हमने पालन पोषण भी शुरू किया, जो अलग अलग तरीके से फ़ायदे वो करते हैं। अब जो लोग इनका शिकार किया करते थे ऐसे जानवरों का, वो अब क्या करने लगे कि इनको फॉलो करने लगे, इनके बारे में जानने लगे, ये क्या खाते हैं, कैसे ब्रीड करते हैं, इनका ब्रीडिंग सीजन क्या है, मतलब कब ये बच्चे जो है वो पैदा करते हैं। तो इस हिसाब से उनको देखना शुरू किए, और इसकी वजह से क्या हुआ, इट इज़ लाइकली दैट पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दिस एनिमल्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग जो है वो इनको पालने के बारे में सोचने लगे। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट, और इसी टाइम पे फिशिंग जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। अब द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, कैसे फार्मिंग और हर्डिंग मतलब फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चरल, जो हम खुद प्लांट्स बोते हैं, लगाते हैं, और वहाँ से हम अपने लिए अनाज जो है वो लेते हैं। और हर्डिंग मतलब कि जानवरों को कैसे पालना और उनके साथ रहना हमने सीखा। तो ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस सेवरल ग्रेन्स बियरिंग ग्रास इंक्लूडेड वीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि जो फर्स्ट टाइम वीट कहाँ और बार्ले कहाँ हुआ था, वो हुआ था सुलेमान हिल्स पे, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में लोकेटेड है। और फर्स्ट टाइम राइस कहाँ हुआ था, वो हुआ था हमारे यहाँ किस जगह पे, क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ हमारे यहाँ विंध्यास के जगह, विंध्यास हिल्स में, जो कि सेंट्रल इंडिया में आता है, जो फिलहाल हमारे 5 स्टेट्स में फैला गया है, जो कि एक डिसकंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन्स है, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ाया है। तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे अनाज जो है वो उगना शुरू हुए, जैसे कि वीट, बार्ले, राइस, ये नेचुरली उगे, और लोग जो है, पीपल प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड एंड लर्न वेयर दे ग्रो एंड व्हेन दे रिप। अब लोग क्या हुए, ऐसे अनाज को इकट्ठा करने लगे खाने के रूप में, और सीखने लगे कि कब इन्हें काटा जाता है, कैसे ये ग्रो करते हैं, वगैरह वगैरह। तो दिस मे लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, और इस वजह से लोगों ने सोचा कि अब हम भी प्लांट्स को जो है खुद से ग्रो करा सकते हैं। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर, और इस तरीके से जो एक अनसिविलाइज्ड लोग थे, जो हंटिंग मतलब हंटिंग गैदरर्स थे, शिकार करके लाते थे, यहाँ वहाँ घूमते थे, वो इस तरीके से फार्मर बनना शुरू हुए। लोग जो है और क्या करने लगे, जानवरों को पालने भी लगे, मतलब ऑब्वियसली उनको फॉलो करते थे, जो ग्रासलैंड वाले थे, जो थोड़ा समझ में आता था कम हार्मफुल है, उनके लिए अपने घर के बाहर जो है वो खाना छोड़ने लगे, ताकि वो अट्रैक्ट होकर उनके पास आए। अब बात आती है कि पहला एनिमल जिसको पाला गया वो वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। वो जो डॉग होते हैं, सबसे पहला जानवर वही है जिसको पाला गया था ह्यूमंस के द्वारा। People started herding by letting the cattle to come near their shelter and protected them by other wild animals. अब क्या हुआ कि जो ऐसे जानवर थे जो हार्बीवोरस थे, उनको लोगों ने क्या किया कि
अपने शेल्टर्स के पास जो है वो उनकी रक्षा करना शुरू किए। मतलब जो जंगली जानवर थे उनको, जैसे जंगली जानवर आए उनको खाने के लिए तो उनको भगाया। तो वो जो जानवर हैं जो हर्बीवोरस हैं, जो जैसे कि डियर हुए, जैसे कि डॉग हुए, मतलब जो नॉट डॉग, मतलब जैसे गोट हुए, शीप हुए, ये लोग क्या हुए कि ज़्यादा सुरक्षित महसूस करने लगे इंसानों के पास, क्योंकि बाहर जाने पे क्या है कि वो मुकाबला तो कर नहीं सकते थे वाइल्ड एनिमल से। तो ये क्या हुए, इंसानों के पास रहना शुरू हुआ और इंसान को इनसे फ़ायदे होने लगे। जैसे कि गोट है तो उसका मिल्क मिलने लगा उन्हें, और शीप है तो वहाँ से उन्हें वुल मिलने लगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इंटरडिपेंडेंसी शुरू हो गई, और यहीं से जो जानवर हैं पालतू जानवर होने शुरू हुए। अब बाय दिस वे दे बिकम हर्डर, और इस तरीके से ये हर्डर बने। हर्डर मतलब जो जानवरों को पालते हैं। तो हमने दोनों चीज देख ली कि ह्यूमंस जो है वो फार्मर कैसे बने और ह्यूमंस जो है वो हर्डर कैसे बने। तो फार्मर बने जब उन्होंने पैटर्न नोटिस किया और खुद से उगाने लगे चीजें, जब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजेस हुए। और हर्डर कैसे बने कि जब धीरे धीरे क्या हुआ, लोग अपने घर के बाहर खाना रखने लगे, आने लगे, और ऐसे जो कमजोर जानवर थे उनको वाइल्ड एनिमल से बचाने लगे, तो वो वहाँ ज़्यादा सुरक्षित महसूस किया और वो वहाँ पे रहने लगे और इंटरडिपेंडेंसी हुई और वो हर्डर बन गए। अब बात आती है, द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। अब पहला जो एनिमल था जिसको टेम किया गया था वो क्या था, डॉग का एक पूर्वज था। बिकॉज द डॉग इज अ स्मॉलर इन साइज एंड कुड बी इजली केप्ट। इसका कारण क्या है कि डॉग जो है साइज में छोटा होता है और आसानी से उसको रखा जा सकता है। एंड इट इज एन इंटेलिजेंट एनिमल्स व्हेन इट कंपेयर विद अदर एनिमल्स। अब अगर हम देखें तो गोट, शीप, पिग जिनको हम टेम करते हैं उनके कंपैरिजन में डॉग जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। इस वजह से ये पहला ऐसा जानवर बना जिसको लोगों ने पालना शुरू किया। अब बात आती है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन एक वर्ड आता है इस चैप्टर में, इसका क्या मतलब होता है। तो डोमेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, घरेलू। तो डोमेस्टिकेशन, घरेलूपन की शुरुआत कैसे हुई, ये डोमेस्टिकेशन का मतलब हुआ प्रोसेस, वो तरीका जिसमें लोग जो है खुद से प्लांट्स उगाने लगे और जानवरों का देख रेख करने लगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर धीरे धीरे वैसे प्लांट्स और वैसे एनिमल्स जिनको ह्यूमंस पालना शुरू किए वो वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल से धीरे धीरे अलग होने लगे, क्योंकि वो ह्यूमंस अपने अकॉर्डिंग उनको चेंज करते चले गए। जैसे कि दे सेलेक्ट इफिशिएंट प्लांट एंड एनिमल्स एंड देन दे हेल्प देम टू ब्रीड मोर फॉर हैविंग सेम क्वालिटी। अब वो क्या करते थे, जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनमें से कुछ जो इफिशिएंट मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा कारीगर हो, जो ज़्यादा इफिशिएंट मतलब जो ज़्यादा अच्छा हो कंपेरेटिवली, उनको वो सेलेक्ट करते थे और उनको वो हेल्प करते थे और आगे बढ़ने में, ताकि उसी तरह के क्वालिटी और भी मिल सके। तो लाइक नॉट प्रोन टू डिजीज प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रीन। हाँ, अब जैसे वैसे प्लांट्स वो सेलेक्ट करते थे जो मतलब जिनमें कोई कीड़े उड़े ना लगा हो, मतलब जिस बीमारी ना हो, दैट इज लार्ज साइज ग्रेन, जिनके ग्रेन्स जो है वो बड़े हो, स्ट्रॉन्ग हो और कैपेबल ऑफ बियरिंग वेट्स ऑफ फ्रूट्स। जो पके हुए जो फल होते हैं, पके हुए जो ग्रेन्स होते हैं वो उनको हैंडल कर सके, मतलब स्ट्रॉन्ग हो सके। तो सेलेक्टिवली प्लांट्स वो लिए और उसी प्लांट को आगे बढ़ने में, ब्रीड करने में हेल्प करने लगे, जिसकी वजह से सेम क्वालिटी के प्लांट जो है वो मिलने लगे। और वाइल्ड तो भाई नेचुरली कैसे भी उग रहा है, कहीं पे भी उग रहा है, तो उन दोनों में डिफरेंस होना शुरू हो गया। सेम गोज विथ एनिमल्स। एनिमल्स लाइक दोज हु आर रिलेटिवली जेंटल। अब क्या हुआ कि एनिमल्स जो है वाइल्ड एनिमल से अलग होने लगे, क्योंकि जो ह्यूमंस के पास रहते थे वो धीरे धीरे थोड़े से विनम्र होते चले गए। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़े से मैनर्ड तो होंगे ही, जैसे हम देखते हैं कि घर में जो कुत्ते बिल्ली हम लोग पालते हैं वो काफ़ी मैनर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू बाहर वाले, क्योंकि इन्हें जो हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो बताते हैं, वो वैसा करते हैं और उनसे हमें खतरा भी कम होने लगा। तो इट बिगेन अबाउट 12,000 साल पहले, ये सारी चीज़ों की शुरुआत 12,000 साल पहले हुई। तो सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ले। और कुछ जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वैसे जो पहले सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड
जो प्लांट्स होने शुरू हुए वो थे वीट और बार्ले, एंड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट। और एनिमल्स कौन से थे जो सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड होना शुरू किए? वो हुए शीप एंड गोट। अब यहाँ से शुरू होता है न्यू वे ऑफ लाइफ, किसका? ह्यूमंस का। जो अभी तक यहाँ से वहां घूम रहे थे, चारों ओर घूम घूम के खाना इकट्ठा कर रहे थे, यहाँ से वो थोड़े से सिविलाइज्ड होना शुरू हुए, यानी स्थिर होना शुरू हुए, एक जगह रहना शुरू हुए। वो क्यों हुए? क्योंकि जब उन्होंने डोमेस्टिकेशन प्रोसेस शुरू किया तो वो क्या करते थे? प्लांट्स और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन, ऑब्वियसली दोनों का देख रेख और पालन पोषण ये सब करते थे। तो प्लांट्स के कारण क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि वीट बार्ले वगैरह जब उगा और उसको उन्होंने देखा कि कैसे वो सारी चीजें उगती है रहती हैं, तो उन्होंने उस चीज को सोचा कि फिर से वो भी उस चीज को बार बार उगाए और उस चीज का यूज कर पाए और खाए। तो पहले सीड्स लगाएंगे। अब जहां पे सीड्स उन्होंने बोया है वहां पे क्या होगा? प्लांट्स तुरंत तो उग नहीं जाता है, कुछ टाइम लेता है ग्रो करने के लिए। और अगर ग्रो भी किया तो कोई जानवर उसको आके खा ना जाए, किसी वजह से उसका नुकसान ना हो जाए। इस वजह से उस प्लांट्स पे नजर रखने के लिए उनको वहां पे रहना पड़ा। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये हुआ कि इस वजह से वो एक जगह, जो अभी तक यहाँ वहां घूम रहे थे, एक जगह रुकना सीखा उन्होंने। और जब तक प्लांट्स जो है वो वहाँ पे उग रहे हैं, उनमें पानी डालना, उनमें कीड़े ना लग जाए ये देखना, और उनको काटना, वहाँ तक के प्रोसेस के लिए उनको एक जगह रुकना पड़ा। और एक और चीज़ की शुरुआत हुई, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब ऐसा तो है नहीं कि जितना भी आज उगाया है वो सारा एक दिन में ही कंज्यूम कर जाएंगे। तो उनके पास दो चीज़ हुई स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के लिए। एक, खाना के लिए, मतलब लंबे समय तक के खाने के लिए। जैसे वीट है हमारे घर में, अगर गेहूं आता है या फिर अब तो रेडीमेड आटा भी आ जाता है, लेकिन कई जगह गेहूं आता है, वो क्या होता है? स्टोरेज, उसको स्टोर किया जाता है। गेहूं को पिसा के आटा के रूप में अगर रेडीमेड मंगाते हैं तो भी हम स्टोर करते हैं और हर दिन खाते हैं, उस चीज का यूज करते हैं। तो स्टोरेज की प्रक्रिया उस समय से शुरू हुई ग्रेन्स के कारण। दो चीजों के लिए स्टोर किया जाता था, एक भोजन के लिए अपने, और दूसरा सीड के लिए। एज अ सीड भी स्टोर किया जाएगा, क्योंकि अगर एज अ सीड स्टोर होगा तभी तो फिर से दूसरे साल में उसको उगाएंगे और आगे में अपने जीवन यापन के लिए खाना प्रिपेयर कर पाएंगे। नाउ पीपल हैड टू थिंक ऑफ मतलब मेनी वेज ऑफ स्टोरिंग थिंग। अब क्या हुआ कि लोगों को स्टोर करना है तो कहीं पे भी जमीन पे तो रख नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया, अब उनका दिमाग दूसरी तरीके से चला कि आखिर क्या ऐसा करें कि ग्रेन्स को हम स्टोर कर पाए। तो उनका दिमाग चला कि कुछ बनाते हैं, पॉट्स वगैरह। यहाँ से शुरू हुआ बनाना, यहाँ से शुरू हुआ लोगों के अंदर की जो कला है वो निकल के सामने आना शुरू हुआ कि क्ले मिट्टी से पॉट्स बनाने गए और बास्केट्स बिनना शुरू हो गया। जमीन में खुदाई करके स्टोरेज डग पिट बनाया गया स्टोर करने के लिए। फिर एक और चीज क्या हुई, स्टोरिंग एनिमल्स। यहाँ तक तो था कि प्लांट्स का स्टोरेज, अब बारी आती है कि एनिमल्स का किस तरीके से स्टोरेज हुआ। तो एनिमल्स क्या है, वो नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं। उन्हें हम तो जैसे प्लांट्स हैं उनका सीड रख के उन पे फिर हम आगे जाके उनको ग्रो करते हैं, ग्रो कराते हैं। लेकिन एनिमल्स का क्या है, वो तो नेचुरली ही ब्रीड करेंगे। तो अब लेकिन उनके लिए भी क्या हुआ कि उनकी देख रेख करने के लिए, ताकि देख रेख होगा तो वो मिल्क प्रोवाइड करेंगे, मीट प्रोवाइड करेंगे, ये भी सारी चीजें थी जो भोजन में इंक्लूडेड हुई, जिसकी वजह से एनिमल का भी स्टोरेज होना शुरू हुआ। स्टोरेज इन द सेंस कि नहीं, स्टोरेज नहीं, उनका पालन पोषण शुरू हुआ। और स्टोरेज ऑफ प्लांट्स तो हुआ ही, वीड्स एज अ सीड, एज अ फूड तो हुआ ही। एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। तो जो भी एनिमल्स जिनको पाला जाता था वो भोजन के रूप में भी स्टोर वो होते थे। जैसे बकरियां हो गई, उनको बचपन से जब मल्टीप्लाई हुए, जब ब्रीडिंग हुआ गोट्स का, तो उनके बच्चों का पालन पोषण, उनको बड़ा करना, तो वहां से क्या हुआ कि गोट से मिल्क भी मिला और उनसे मीट भी मिला। तो एनिमल्स को भी अपने भोजन के लिए स्टोर करना लोगों ने शुरू किया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसमें ये पता चलता है कि पहले
लोग जो हैं वो फार्मर हुआ करते थे और हर्डर हुआ करते थे। किसान हुआ करते थे प्लांट्स उगाने के लिए, हर्डर मतलब जानवरों को पाला करते थे। तो दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। ये लगभग हर जगह ये सारी चीज़ें पाई गई हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर, इसमें से एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में ये हमें कश्मीर साइड में भी इनके बहुत सारे अवशेष मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं इस बात का, और हमारे ईस्ट साइड में भी मिले, ईस्ट इंडिया में भी मिले हैं और साउथ इंडिया में भी मिले हैं। तो व्हाट साइंटिस्ट हैव फाउंड, साइंटिस्ट को क्या क्या मिला है? रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन्स, मतलब जले हुए अनाज का रिमेन, बचा हुआ चीज हमें मिला है, जिससे ये पता चलता है कि अनाज का यूज होता था और उस बर्न मतलब जल गया था, किसी वजह से आग लग गई होगी, जल गया होगा स्टोरेज में, तो वो उसके रिमेन्स हमें मिले हैं। और बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और अलग अलग तरह के जानवरों के बोन्स भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि उन्हें कंज्यूम किया गया था। अब बात करते हैं हम नियोलिथिक की। अभी तक हमने क्या क्या देखा है कि पहले के टाइम पे हुआ क्या करता था। पैलियोलिथिक में क्या हुआ कि लोग जो है इधर उधर घूमते थे, शिकार करते थे, जानवर पकड़ते थे, मतलब कोई सोच विचार, कोई थिंकिंग नहीं था। मतलब हाँ, घूम रहे हैं, पैदा हो गए हैं तो बस घूम रहे हैं, जहाँ जानवर मिला काट के मार के खा लिए, प्लांट्स जहाँ से मिला वो खा लिए, मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं था। फिर मिजोलिथिक में क्या हुआ? मिजोलिथिक कब शुरू हुआ? हमारा 12,000 साल पहले। उस समय क्या हुआ कि जब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुआ, जब नए नए तरह के जैसे वीट बार्ले ऐसे अनाज उगे, तो लोगों का दिमाग चला कि ऐसे अनाज तो हम भी उगा सकते हैं। फिर उसको बचाया गया, वैसे उगाना शुरू किया गया, जानवरों का पालन पोषण शुरू हुआ। फिर क्या हुआ कि अब अनाज को स्टोर करना है तो स्टोरेज के लिए पॉट्स हुए। तो मतलब थोड़ा सा चेंजेस किस वे में हुआ, थोड़ा सा इनोवेटिव हुए कि हाँ ठीक है, और क्या हो सकता है, स्टोरेज के लिए पॉट्स बनाए और जमीन खोद के जगह रखने का, मतलब थोड़ा सा दिमाग चलना शुरू हुआ। जब ये हुआ, फिर आता है हमारा नियोलिथिक। उसके बाद के स्टेज में क्या हुआ? तो क्या हुआ कि स्टोन टूल्स वर फाउंड विच वर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स। अब यहाँ पे जो स्टोन के जो औजार मिले, ये जो पैलियोलिथिक के समय जो बनते थे, ये उनसे डिफरेंट हुआ करते थे। टूल्स वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज। पहले क्या था कि हाँ, पत्थर है, उसको काट के किसी तरह डंडा में फंसाया गया और जानवरों को मारना शुरू कर दिया गया। तो उससे क्या है कि जब नियोलिथिक एज हुआ, तो थोड़ा सा लोगों का जब ये सब दिमाग शुरू हुआ, पॉट वॉट जब पॉट बना तो सोचा कि उसको चलो उसको कलर करके देखते हैं, और सुंदर लगा तो कुछ तो इनोवेशन शुरू हुआ। उसी समय ये भी शुरू हुआ कि जो इस समय जो टूल्स मिले, उनको पॉलिश्ड टूल्स मिले, मतलब थोड़ा सा उसमें थोड़ा और उसको सॉफ्ट बनाया गया, रिफाइंड बनाया गया। तो ये सारे डेवलपमेंट शुरू हो गए। मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। अब ये मोटर्स एंड पिस्टल्स क्या होता है? ये जो हम ओखली होता है ना, इस ओखली को कहते हैं मोटर्स एंड पिस्टल्स। तो ऐसी चीजों का यूज होना शुरू हुआ ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए। मतलब दिमाग लगाया है कि इसके अंदर से हम कैसे निकालेंगे, एक एक बैठ के गेहूं या चावल में से तो कोई निकाल नहीं सकता उसके प्लांट में से। तो ओखली का प्रचलन शुरू हुआ उस समय, और दूसरे प्लांट प्रोड्यूस को मतलब निकालने के लिए, ग्राइंड करने के लिए। नियोलिथिक में और क्या क्या हुआ? लेकिन तभी पैलियोलिथिक टूल्स जो हैं वो उस समय भी, जैसे आज भी हम देखेंगे कि हम फिलहाल के लेटेस्ट चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें भी हमारे जो बड़े हैं वो अभी पुरानी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं और चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे मिक्सर ग्राइंडर अभी है सबके घर में, लगभग होगा, लेकिन अभी भी लोग जो है सिलवट का पिसा हुआ चीज़ खाते हैं। सिमिलरली यही हुआ कि न्यूलिथिक में नए पॉलिश टूल्स तो लोग बनाए, लेकिन तभी पैलियोलिथिक टाइम के जो टूल्स हैं वो भी यूज़ किए जाते थे। और जो पॉट जो मिले, बहुत सारे पॉट ऐसे मिले जो कि डेकोरेटेड हुआ करते थे, मतलब उनको डेकोरेट करना शुरू कर दिया गया। मतलब बना ठीक है स्टोरेज के लिए बना, लेकिन सोचा गया उसको और सुंदर ऐसे करके बनाना शुरू किया गया। पॉट्स जो है अब खाना पकाने के लिए भी शुरू हो गए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जले हुए ग्रेन्स का जो है एविडेंस मिला है, यानी कि आग का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था। तो ऐसा भी होता है कई बार अपने आप भी आग लग जाती है पत्थरों के टकराने से। तो वो क्या है कि आग का आविष्कार उस समय तक हो चुका था, और
नियोलिथिक एज की मैं बात कर रही हूँ। और पॉट्स, बहुत सारे खाना बनाने के लिए भी पॉट्स का यूज होने लगा, जिसमें गेहूं मतलब वीट हुआ, राइस हुआ, लेंटिल्स मतलब मसूर की दाल, ये सारी चीजें बनानी शुरू की गई। तो बिगिन वीविंग क्लॉथ। और नियोलिथिक में क्या हुआ कि कपड़े भी बुनने शुरू कर दिए गए। अब बात करते हैं एक जगह की जिसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ बहुत ही फेमस जगह है जिसका जिक्र इस चैप्टर में है, जो कि कहाँ लोकेटेड है फिलहाल? फिलहाल वो बलूचिस्तान में लोकेटेड है, जो कि पाकिस्तान में है। कहाँ है ये? नियर बोलन पास के पास है ये, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। पाकिस्तान से ईरान जाने का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रास्ता है, रूट है, जिसका नाम है बोलन पास। उसके पास बलूचिस्तान जो है वो लोकेटेड है, जो कि पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान बहुत ही फेमस नाम है जो आप जानते होंगे। वहां पे है मेहरगढ़। मेहरगढ़ पहले के टाइम पे हुआ करता था, जो रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ साल पहले ही पाया है कि वहाँ के जगह का नाम था मेहरगढ़, जहाँ पे पुराने एविडेंसेस मिले हैं नियोलिथिक टाइम के। टू द वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर वैली, ये कहाँ है? इंडस रिवर वैली, जो मैंने बताया था कि इंडस रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है पाकिस्तान का, उसके वेस्ट में पाया गया है। साइट डिस्कवर्ड इन 1974 बाय फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट। ये साइट कब डिस्कवर हुआ? 1974 में। 1974 में पता चला कि ऐसा मेहरगढ़ नाम के भी कोई जगह है, जो कि फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया। यहाँ पे लोग जो है बार्ले उगाते थे, वीट उगाते थे, शीप जो है वो पालन पोषण, गोट हुआ उसका पालन पोषण किया करते थे। इस सारे एविडेंस मेहरगढ़ साइड में मिले हुए हैं। और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के बोन्स भी मिले हुए हैं वहाँ पे, मतलब लोग वहाँ पे डोमेस्टिकेशन प्रोसेस भी फॉलो करते थे। और वहाँ पे एक और चीज मिली है, क्या? रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर हाउसेस वर फाउंड हैविंग 4 and more कंपार्टमेंट। मतलब एक घर, ऐसे ऐसे घर वहां पे मिले हुए हैं, घर के एविडेंस, जो कि रेक्टेंगुलर शेप के होते थे या फिर स्क्वायर शेप के होते थे, जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट होते थे, जो हम ऐसा मानते हैं कि स्टोरेज के लिए यूज किया जाता होगा। वहां पे बहुत सारे बरियल्स पाए गए। बरियल्स मतलब क्या हुआ? लोगों के मरने के बाद जो जमीन के अंदर जिन्हें दफनाया जाता है, वैसी बहुत सारी चीजें मिली। और क्या मिला? इन वन इंस्टेंस डेड बॉडी वॉज बरीड विद गोड्स विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। मतलब उस टाइम पे ऐसा माना जाता है मेहरगढ़ में। और क्या मिला कि एक इंसान के डेड बॉडी के साथ बहुत सारी बकरियों का भी जो है बोन्स मिला, जो उस समय ऐसा हमें अनुमान है कि माना जाता होगा कि लोगों के मरने के बाद सोचते होंगे कि ये अब दूसरी दुनिया में चला गया है, तो वहां पे भोजन का प्रबंध कैसे होगा, तो अपने साइड से भोजन के प्रबंध के लिए बकरियां भी साथ में दफना दिए जाते थे, ताकि इनको खाने में दिक्कत ना हो। और ये कब मिला है? ये 6000 बीसी में मिला है। व्हाट इज 6000 बीसी? 6000 बीसी मतलब ये हुआ कि आज से 8000, लगभग 8000 साल पहले की बात हो रही है। कॉटन वॉज ग्रोन हियर नियरली 7000 ईयर्स अगो। कॉटन जो है वो यहाँ पे लगभग 7000 साल पहले उगाने शुरू कर दिए गए थे। अब देखते हैं कुछ फोटोज जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड। जैसे ये है वो बरियल जो मिला मेहरगढ़ में, जहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये ह्यूमन स्केलेटन है, उसके साथ कई सारे बकरियों के भी स्केलेटन यहाँ पे मिले हुए हैं, जो कि ये बताता है कि मेहरगढ़ में कैसे लोगों ने दफनाया था। और यहाँ पे ये रहा वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टाइप का जो घर जिसका जिक्र मैंने किया, जिसमें ये दिखा हुआ है कि कैसे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर घर है, जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं फॉर स्टोरेज पर्पस। और यहाँ पे ये है वो पॉट, जो कि पॉलिश्ड पॉट है, जो स्टोरेज के रूप में यूज किया जाता था। और ये काफी शाइनी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये भी एविडेंस के रूप में मिला है। प्लस ये है वो नए नियोलिथिक के स्टोन्स, जो कि पॉलिश्ड वे में मिले, ताकि लोग जो हैं इससे मतलब इससे ये पता चलता है कि लोगों के दिमाग जो है थोड़ा सा ज़्यादा चलना शुरू हुआ, इनोवेशन होना शुरू हो गया था। अभी तक जो हमने बात की वो इंडिया की बात की। अब छोटी छोटी चीज़ें जो क्लास 6th में मेंशन है, मतलब आउट ऑफ इंडिया की भी, जो इधर उधर की थोड़ी बहुत कहानी, थोड़ी बहुत चीज़ें हर चैप्टर के बाद बताई गई है। तो उसमें से सबसे पहले इस चैप्टर में बताया गया है केव पेंटिंग्स इन फ्रांस।
फ्रांस में एक साइट मिला है जो लगभग 100 साल पहले मिला है, जहाँ पे स्कूल के कुछ बच्चे जा रहे थे और जाने के बाद होता है ना कि हाँ बच्चे हैं, चलो यहाँ चल चल लेते हैं, वहाँ घूम लेते हैं, तो घूमते घूमते उन्हें वो साइट मिला जहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स मिले जो कि एनिमल्स के पेंटिंग थे। और ये पेंटिंग्स थे लगभग 20,000 से 10,000 साल पहले के, मतलब 10,000 पहले से लेकर 20,000 साल के बीच के पेंटिंग्स यहाँ पे मिले गए हैं। तो यानी जब हमारे यहाँ पेंटिंग की शुरुआत हुई मीजोलिथिक एज में, वहाँ पे मतलब हमारे अकॉर्डिंग मीजोलिथिक, वहाँ पे क्या था कि पैलियोलिथिक, हमारे अकॉर्डिंग जो पैलियोलिथिक है वहाँ पे उसमें वो चीज़ें डिस्कवर हो चुकी थी। यानी कि हमारे से पहले दूसरे कई सारे देशों में चीज़ें जो हैं, लोगों ने, ह्यूमंस जो है वो चीज़ इनोवेट करना शुरू कर दिए थे। अब बात करते हैं, टर्की में भी एक नियोलिथिक साइट मिला है जिसका नाम है कैटल हुयुक। अब ये क्या है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को WHS मैंने लिखा है, और ये बना है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जुलाई 2012। ये तो हमें पता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ये यहाँ पे ये जो कैटल हुयुक है, ये बहुत ही बड़ा नियोलिथिक साइट है, मतलब जहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस मिले हुए हैं नियोलिथिक चीज़ों के। अब existed from approx 7100 BC to 5700 BC। ये लगभग 7100 BC से 5700 BC के बीच में एग्जिस्ट करता होगा, वहां पे जो साइट है वहां के एविडेंसेस। तो ये 7100 साल मतलब क्या हुआ, मैंने अभी बताया, इसमें 2000 साल और जोड़ लीजिए क्योंकि वी आर इन 2021। तो 21 एग्जैक्टली तो हम बता नहीं सकते, तो 2000 राउंड ऑफ में हम मानते हैं कि 7100 यानी कि 9100 ईयर्स अगो से लेकर यहाँ पे 7700 ईयर्स अगो के बीच की चीज़ें यहाँ पे मिली हुई हैं। ये कहाँ है, ये साउदर्न एनाटोलिया में है, एनाटोलियो में है। और रीजन क्या है इसका, साउदर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। और ये कल्चरल टाइप का एविडेंस जो है वो हमें मिला है। यहाँ पे समाप्त होता है हमारा चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मैं हमेशा आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहूँगी, आगे मैं आपको बताते रहूँगी। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ पूछना हो, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।